और तेजी से बाहर निकलकर दूसरे फुटपाथ पर जा खड़ा हुआ। फिर आधा मिनट भी नहीं गुजरा था कि पुलिस की एक पेट्रोल कार ठीक टेलीफोन बूथ के सामने आकर रुकी। 2-3 सादा लिबास वाले उससे उतरकर बूथ की तरफ झपटे। इतने में इमरान भी एक खाली टैक्सी को रोकने का इशारा कर चुका था। सीधे चलो, मैं बताऊंगा, उसने पिछली सीट पर बैठकर दरवाजा बंद करते हुए ड्राइवर से कहा। वो सोच रहा था कि फैयाज उसे हरगिज कुछ न बताता, लेकिन उलझाए रखने के लिए हार्वे रिचमंड के बारे में भी गुफ्तगू शुरू कर दी थी। मकसद यही था कि जितनी देर में उसके आदमी टेलीफोन बूथ तक पहुंचे वो वहीं मौजूद रहे। इस टेलीफोन बूथ से तकरीबन 5 मील के फासले पर इमरान ने टैक्सी छोड़ दी और यहाँ भी एक टेलीफोन बूथ में जा घुसा। अब वो फ्रेंड्स एब्रॉड के नंबर डायल कर रहा था। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। मिस फराहम प्लीज, इमरान ने माउथपीस में कहा। कौन साहब हैं? मिर्जा नसीम बेग। होल्ड ऑन कीजिए। कुछ देर बाद बर्राई हुई सी निस्वानी आवाज आई। हेलो मिस्टर बेग, मुझे बेहद अफसोस है कि खौमाखा आपको तकलीफ दी। नहीं, कोई बात नहीं, फरमाइए। मैं आपको वो तस्वीर बजरिए डाक भिजवा दूंगा, खुद ना आ सकूंगा। क्यों? क्यों? पिछली रात मैंने अपनी सख्त तौहीन महसूस की थी। ओ, उसे भूल जाओ, रिचमंड क्रैक है। तुम्हारे जाने के बाद उसने तुमसे मुतालिक किसी किस्म की गुफ्तगू नहीं की थी। कुछ भी हो, बात तो सुनिए। मैं सोच रही हूँ कि उसका नाम क्लब की रुकनियत से खारिज करा दूँ। उसके खिलाफ दूसरे मेंबरों से एहतजाज कराऊंगी। क्या वो पहले दिन भी कुत्तों समेत आया था? नहीं, ये हरकत उसने इधर ही शुरू की है। अंदाजन कितने अरसे से? यही 2-3 दिन समझ लीजिए। दूसरी तरफ से आवाज आई। मिस्टर बेग, आप आज शाम को जरूर आ रहे हैं। मैंने चंद मेंबरों से आपके उस कमाल का तस्करा किया था। वो बेहद मुश्ताक हैं। मैं सोचूंगा। नहीं, आप आएंगे। दूसरी तरफ से एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा गया। अच्छी बात है, इमरान ने मुर्दा सी आवाज में कहा और सिलसिला मुनक़ता कर दिया। चंद लम्बे ख्यालात में गुम रहा, फिर सर सुल्तान के नंबर डायल किए। दूसरी तरफ से इस बार सर सुल्तान ने ही रिसीवर उठाया। इमरान की आवाज सुनकर झुंझलाए हुए अंदाज में बोले, अब क्या है? फैयाज जो कुछ कर रहा है उसे करने दिया जाए, इमरान ने कहा और दूसरी तरफ से कुछ सुने बगैर सिलसिला मुनक़ता कर दिया। फिर बूथ से बाहर आया। वो सोच रहा था कि एक बार फिर दानिश मंजिल वापस जाना पड़ेगा। डेविड को रोके रखने से कोई फायदा नहीं। मौजूदा हालात की बिना पर उसका वजूद सीक्रेट सर्विस वालों के लिए ज्यादा सूदमंद साबित नहीं हो सकता। मुमकिन है कि बाहर आने के बाद ही वो किसी न किसी तरह उनकी रहनुमाई कर सके। होटल वापस आकर इमरान ने फिर ब्लैक जीरो से ट्रांसमीटर पर राब्ता कायम किया और कोड वर्ड्स में उसे हिदायत देने लगा। देखो, रिचमंड के सिलसिले में तुम्हें जो हिदायत पहले मिल चुकी हैं उन्हें मनसूख समझो। कैदी का क्या हाल है? मुख्तलिफ किस्म की बकवास जारी है। दूसरी तरफ से आवाज आई। कभी कहता है मुझे छोड़ दो, कभी कहता है नहीं, उस वक्त तक रखो जब तक कि दाढ़ी ना बढ़ जाए, इस तरह वो आसानी से पहचाना ना जा सकेगा। कभी कहता है कि वो मुझे मार डालेंगे, कभी कहता है कि वो खुद ही मर जाना चाहता है, फिर डरना कैसा? ठीक है, लेकिन मैं उसे बाहर लाना चाहता हूँ और दाढ़ी बढ़ने का इंतजार नहीं कर सकता। तुम उसे बंद गाड़ी में राना पैलेस ले जाओ। बेहोश किए बगैर कमरे से बाहर मत निकालना। बेहोश करने के लिए लिक्विड 13 शराब में मिला कर दो। राना पैलेस पहुंचकर मुझे मुत्तला करना। बहुत बेहतर जनाब। ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और स्विच ऑफ कर दिया। हकीकतन वो अभी तक फैसला नहीं कर पाया था कि डेविड के बयानात में किस हद तक सदाकत थी। एक अच्छा एक्टर भी ऐसे हालात में इतना ही कामयाब हो सकता है जितना कि एक सीधा साधा आदमी। फिर फिलहाल उसी पर पूरी तरह तवज्जो क्यों ना दी जाए। ब्लैक जीरो डेविड को हस्बे हिदायत बेहोश करके राना पैलेस में ले आया था और इमरान को उसकी इत्तला दी थी और अब दूसरी हिदायत के मुताबिक डेविड से गुफ्तगू करने जा रहा था। तुम लोगों ने शायद अब मुझे किसी दूसरी जगह मुंतकिल किया है, उसने ब्लैक जीरो को देखते ही कहा। वहम है तुम्हारा, ब्लैक जीरो मुस्कुराया। सिर्फ दूसरे कमरे में मुंतकिल किए गए हो, लेकिन मुझे इस मुंतकिली का इल्म क्यों ना हो सका? पीते हो तो पीते ही चले जाते हो। मैंने तुम्हें उस कमरे में बेहोश पाया था। डेविड के चेहरे पर उलझन के आसार नजर आए। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे याददाश्त को यकजा करने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो बेबसी से बोला, शायद ऐसा ही हुआ हो। तुमने अभी तक इस सिलसिले में कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया, ब्लैक जीरो ने कहा। किस सिलसिले में? यही कि तुम्हें रिहा किया जाए या नहीं। मैं अपनी जिंदगी को खतरे में नहीं डालना चाहता, लेकिन मेरे बॉस को तो तुमने इस पर आमादा करने की कोशिश की थी कि वो किसी चीज की तलाश में तुम लोगों का हाथ बटाए। मेरी खामख्याली थी।
न मैं उस चीज के नौयत से वाकिफ हूँ और न अहमियत से, और फिर क्या जरूरी है कि वो इस मसले पर मुझसे इत्तेफाक करें। खैर छोड़ो, हम जल्द अज जल्द तुम्हारे बारे में कोई फैसला करना चाहते हैं। मैंने कहा तो था कि बस उतने दिन और ठहरो कि मेरी दाढ़ी बढ़ जाए और मैं अपने बालों में सियाह खिजाब लगाकर यहाँ से निकलने के काबिल हो सकूं। मेरा दावा है कि इस सूरत में वो मुझे आसानी से ना पहचान सकेंगे। लेकिन इस हैयत कज़ाई में तुम सफर कैसे कर सकोगे कि तुम्हारे कागजात तुम्हारे हुलिये की नफी नहीं करेंगे। वो सब कुछ मैं कर लूंगा। अब अपने मुल्क कौन वापस जाएगा? लेकिन यहाँ ऐसी सूरत में तुम कैसे रह सकोगे? मैंने तस्दीक कर ली है कि तुम ज़ेर तामीर एटमी बिजली घर के इंजीनियरों में से हो। मेरे दोस्त, मेरा दिमाग ना चाटो, डेविड ने झुंझलाकर कहा। एक कारतूस ज़ाय कर देना हंसी खेल नहीं है। वैसे अगर हम इसमें रत्ती बराबर भी फायदा देखते तो यकीनी तौर पर। ठहरो, डेविड हाथ उठाकर बोला, मुझे सोचने दो। सोचते रहो, लेकिन मेरे पास एक माकूल तजवीज़ है। वो क्या? मैं फौरी तौर पर तुम्हारी शक्ल तब्दील कर सकता हूँ। वो कैसे? नाक की बनावट किसी कदर बदल दूंगा और आंखों के नीचे वाले गड्ढे इस तरह सपाट हो जाएंगे जैसे जापानियों के होते हैं। मेकअप का कोई भरोसा नहीं, डेविड मायूसी से सर हिलाकर बोला। मैं प्लास्टिक मेकअप की बात कर रहा हूँ, शायद करीब से देखने वाले भी उस पर मेकअप का शुबा ना कर सके। ओ, तब तो ठीक है, मेरे साथ आओ, ब्लैक ज़ीरो ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। कुछ देर बाद डेविड अहमकाना अंदाज में कद आदम आईने के सामने खड़ा इस तरह हकलाया था जैसे बोलना सीख रहा हो। शक्ल बिल्कुल बदल गई थी। माँ, मेरा दावा है कि अब मुझे मेरी माँ भी ना पहचान सकेगी। लेकिन मैं जाऊंगा कहाँ? वो मेरी कयामगाह की कड़ी निगरानी कर रहे होंगे। जहन्नुम में जाओ, ब्लैक ज़ीरो पैर पटक कर बोला। नहीं जाओगे तो धक्के देकर निकलवा दूंगा। अच्छी बात है, चला जाऊंगा, लेकिन इसी शर्त पर कि तुम मेरे लिए कुछ नकदी भी मुहैया करोगे। यक शत दो शत, ब्लैक ज़ीरो भुन्ना कर बोला। अब आपके लिए माली इमदाद भी मुहैया की जाए। बिल्कुल, वरना मैं भूखा मर जाऊंगा। कयामगाह की तरफ रुक नहीं कर सकता। कोई अकाउंट है किसी बैंक में? हाँ, नेशनल बैंक की सदर ब्रांच में, लेकिन मैं जानता हूँ कि उसे भी छेड़ना मौत ही को दावत देना होगा। अकाउंट नंबर बताओ, शायद इस सिलसिले में भी कुछ किया जा सके। 678 SB। सदर ब्रांच के कुछ लूज चेकों पर दस्तखत कर दो। क्यों? अहमक आदमी, ताकि तुम वहां से अपने रुपए निकलवा सको, वरना भीख मांगने की भी नौबत आ जाएगी यहाँ। लाओ, मुझे उम्मीद है कि तुम लोग एक बेबस आदमी के साथ कोई फ्रॉड नहीं करोगे। ब्लैक ज़ीरो उसके लिए नेशनल बैंक की सदर ब्रांच के कुछ लूज चेक लाया। डेविड ने उन पर अपने दस्तखत बना दिए और बार बार यही कहता रहा कि उसके साथ कोई फ्रॉड ना किया जाए। ब्लैक ज़ीरो ने सोचा कि उसके यहाँ से चले जाने से कबल ही उस अकाउंट के बारे में मालूमात हासिल कर ली जाए तो बेहतर है। इस वक्त 4 बज रहे थे। बैंकों की दूसरी शिफ्ट शुरू होने में अभी आधा घंटा बाकी था। उसने फोन पर सफदर से राब्ता कायम करके उसके बारे में हिदायत दी और फिर 1 घंटे बाद सफदर की कॉल रिसीव की। वो कह रहा था, ये अकाउंट सदर ब्रांच में मौजूद है, लेकिन नॉयल डेविड की तरफ से बैंक को हिदायत मिली है कि उसके अकाउंट से कोई अदायगी न की जाए। अगर कोई इस पर मुसर हो तो उसे काउंटर पर ही रोककर फोन नंबर 36489 पर इत्तला दी जाए। और सुनिए, ये नंबर दरअसल करीमनगर के पुलिस स्टेशन के हैं, लिहाजा मैंने मुनासिब नहीं समझा कि आपको इत्तला दिए बगैर इससे आगे छानबीन शुरू करूं। ठीक है, ब्लैक ज़ीरो ने X2 की सी भराई हुई आवाज में कहा। दूसरे अहकामात का इंतजार करो। सिलसिला मुनक़ता करके वो फिर डेविड के पास आया। डेविड ने ये नई कहानी सुनी और आपे से बाहर हो गया। एक ही सांस में न जाने कितनी गालियां उसकी जबान से निकली थी। और फिर कुछ देर बाद दिमाग ठंडा हो जाने पर उसने कहा था, वो मुझे जिंदा नहीं देखना चाहते। ठीक उसी वक्त दूसरे कमरे में फोन की घंटी बजी। ब्लैक ज़ीरो को फिर वापस आना पड़ा। कॉल इमरान की थी। वो उससे पूछ रहा था कि नॉयल डेविड को किस वक्त वहां से रुखसत किया जाएगा। एक नया डेवलपमेंट हुआ है, ब्लैक ज़ीरो ने असल सवाल का जवाब देने की बजाय कहा। नेशनल बैंक वाली कहानी दोहरा दी। बहुत अच्छे। दूसरी तरफ से इमरान की आवाज़ आई, अब डेविड को वहीं रोको, मेकअप भी बरकरार रहने दो। जब जैसी ज़रूरत समझूंगा उसी के मुताबिक उसे काम लिया जाएगा। तुम उससे कह सकते हो कि हालात के नए मोड़ के मुताबिक बाहर उसके लिए खतरात बढ़ गए हैं। बहरहाल अब तुम इस मामले में मेरी नई हिदायत के मुंतज़िर रहोगे। ब्लैक ज़ीरो ने सिलसिला मुनक़ता होने की आवाज़ सुनकर
खुद भी रिसीवर रख दिया। इमरान ने घड़ी देखी। बैंकों की दूसरी शिफ्ट खत्म होने में अभी आधा घंटा बाकी था। वो होटल से बाहर आ गया। अगली गली के मोड़ पर पब्लिक टेलीफोन बूथ था। बूथ में दाखिल होकर उसने दरवाजा बंद किया और अंदर से चटकनी चढ़ा दी। फिर करीमनगर के थाने के नंबर डायल किए। दूसरी तरफ से किसी ने रिसीवर उठाया। हम नेशनल बैंक सदर ब्रांच से बोल रहे हैं। अकाउंट नंबर 678 का मामला है। दूसरी तरफ से पूछा गया। जी हाँ, लेकिन इंचार्ज साहब तो मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ से पूछा गया। कोई पैगाम हो तो लिखवा दीजिए, मैं उन्हीं से बात करना चाहता हूँ। इमरान ने कहा। राणा साहब हैं? जी हाँ, उनसे कह दो मुझसे ठीक 7 बजे टिप टॉप नाइट क्लब में मिल ले, बेहद जरूरी है। आपका नाम? दूसरी तरफ से आवाज आई, लेकिन इमरान ने जवाब दिए बगैर सिलसिला मुनक़ते कर दिया। अब उसने फ्रेंड एब्रॉड क्लब के नंबर डायल करके मिस मोरेली फराहम से राब्ता कायम करना चाहा, लेकिन दूसरी तरफ से बोलने वाले ने उसकी अदम मौजूदगी की इत्तला दी। पैगाम लिख लो, इमरान ने माउथपीस में कहा। मिर्जा नजीम बेग की तरफ से है। आज मैं बाज़ मसरूफियात की बिना पर नहीं आ सकूंगा, लेकिन कल शाम मेरा इंतजार जरूर किया जाए। सिलसिला मुनक़ता करके वो बूथ से बाहर आ गया। वो सोच रहा था कि अगर इस मामले की नौयत बाज़ाब्ता होती तो पुलिस स्टेशन का कोई भी जिम्मेदार बैंक वालों की कॉल पर उन्हें सिलसिले में हिदायत दे सकता था। हिदायत के लिए इंचार्ज की अदम मौजूदगी का उज़्र पेश करने का मतलब यही हो सकता है कि वो मामला इंचार्ज ही की हद तक निजी हैसियत रखता है। इसके लिए खुद पुलिस स्टेशन में कोई तहरीरी कार्रवाई नहीं की गई। थाने का इंचार्ज राणा उससे अच्छी तरह वाकिफ था और उन लोगों में था जो किसी न किसी तरह इमरान के एहसानमंद थे। इमरान ने बाज़ केसों की तफ्तीश में उसकी रहनुमाई की थी और यूं भी वो उस ओहदे तक पहुंचने के लिए इमरान के वालिद रहमान साहब का मरहून मिन्नत भी था। बहरहाल इमरान उससे इस सिलसिले में बिलमुशाफा गुफ्तगू कर सकता था, लिहाजा उसने फैसला किया कि वो उससे मेकअप में नहीं मिलेगा। शाम को होटल से निकला तो मिर्जा नसीम बेग के मेकअप में नहीं था, अलबत्ता चेहरा छुपाए रखने के लिए उसने ओवरकोट का कॉलर उठा दिया था और फ्लैट हेड का गोशा पेशानी पर झुका लिया था। टिप टॉप नाइट क्लब से कुछ फासले ही पर उसने टैक्सी रुकवाई और नीचे उतर गया। 7 बजने में 15 मिनट बाकी थे। वो आहिस्ता आहिस्ता क्लब की इमारत की तरफ चलने लगा। इस फिक्र में था कि बाहर ही राणा से मुलाकात हो जाए, क्लब में न जाना पड़े। जरूरी नहीं था कि उसकी ये ख्वाहिश पूरी ही हो जाती, लेकिन इत्तेफाकात को क्या किया जाए। राणा और वो दोनों साथ ही कंपाउंड के फाटक के करीब पहुंचे थे। मुखालिफ सिम से आकर राणा ने अपना स्कूटर फुटपाथ से लगाया था। वो सीट से उतर ही रहा था कि इमरान सर पर पहुंच गया। हेलो राणा, हाउ डू यू डू? नाइस, अमेरिकन लहजे में इमरान चहका। फाइन फाइन, ओ आप? राणा नर्वस नजर आने लगा था। कहो, इधर कैसे? इमरान बेतकल्लुफी से उसके शाने पर हाथ मारकर बोला। वो दरअसल 7 बजे एक अपॉइंटमेंट, क्या आप भी अंदर ही चल रहे हैं? हरगिज नहीं, न मैं अंदर जा रहा हूँ और न तुम जाओगे। क्यों? तुम्हारा वो अपॉइंटमेंट मुझसे ही था। क्या मतलब? राणा के लहजे से बहुत ज्यादा हैरत जाहिर हो रही थी। मतलब मैं बताऊंगा, लेकिन तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। या आप क्या कह रहे हैं? लेकिन मैं झूठ क्यों बोलूंगा? ठहरिए, क्या आप ही ने नेशनल बैंक के हवाले से? बिल्कुल बिल्कुल। इमरान ने उसे जुमला पूरा ना करने दिया। आप मुझे उलझन में डाल रहे हैं। भला आपका इस मामले से क्या ताल्लुक? बहुत गहरा ताल्लुक है। तुम जानते हो कि मैं बहुत वाहियात आदमी हूँ, लेकिन वतन दुश्मनी मेरे बस से बाहर है और मैं तुम्हें भी गद्दार नहीं समझता। खुदा की पनाह, क्या मैं किसी जाल में फंस गया हूँ? राणा एक कदम पीछे हटता हुआ बोला। मेरा भी यही ख्याल है कि तुम नादानिस्तगी में। खैर छोड़ो, तुमसे किसने कहा है कि तुम अकाउंट नंबर 678 सीज करा दो? मेरा ख्याल है कि ये किसी ज़ाब्ते की कार्रवाई के तहत नहीं हुआ, वरना तुम्हारा हेड कलर इसके बारे में गुफ्तगू शनीद सिर्फ तुम्हारी ही ज़ात तक क्यों महदूद कर देता? आप ठीक कह रहे हैं। राणा किसी सोच में पड़ गया। मुनासिब यही है कि हम यहीं खड़े खड़े गुफ्तगू करें और रुखसत हो जाए। मैं उस आदमी नोएल डेविड से ज़ाती तौर पर वाकिफ नहीं हूँ। दरअसल परसों करीमपुरे के बैरूनी तिब्बी मिशन वाले अस्पताल की एक नर्स मुझसे मिली थी। मिस गर्ट्रूड लिमीज नाम है। उसने अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर मदद तलब की थी। उसके बयान के मुताबिक यह आदमी नोएल डेविड उसका मंगेतर है। वो उससे बेअंदाज़ा मोहब्बत करती है। उसके बयान के मुताबिक वो अपनी कमाई का बेशतर हिस्सा उसके हवाले करती रही थी, लेकिन उसने बेवफाई की, उसे छोड़कर गायब हो गया।
उसकी दानिश में उसने किसी दूसरी औरत के चक्कर में पड़कर अपनी जाए रिहाइश बदल दी है। उसने कहा कि मैं उसे ढूंढ निकालने में उसकी मदद करूं। आप जानते ही हैं औरत के आंसू क्या कुछ नहीं कर सकते, और फिर जबकि वो खूबसूरत भी हो। राना खामोश होकर रिटाई से हंसा और इमरान भी उस हंसी में शामिल हो गया। बहरहाल राना ने कुछ देर बाद कहा, ढूंढ निकालने के सिलसिले में बैंक अकाउंट वाली तजवीज़ उसकी थी। उसने बताया कि वो खुद इस बात की तहकीक कर चुकी है। उसका अकाउंट बिल्कुल ही साफ नहीं है। कुछ रकम है, वो उसे निकलवाने की कोशिश करेगा, और मैं एक पुलिस ऑफिसर होने की हैसियत से डेविड ही का हवाला देकर बैंक वालों को उस अकाउंट के बारे में किसी भी किस्म की हिदायत दे सकता हूँ। बात मेरी समझ में आ गई। मैं ब्रांच मैनेजर से मिला और उससे बताया कि डेविड के ख्वाहिश के मुताबिक मेरे इल्म में लाए बगैर उसका कोई चेक कैश न किया जाए। हत्ता कि अगर कैश कराने वाला खुद को नॉयल डेविड जाहिर करे तब भी मुझे इत्तला दिए बगैर रकम न दी जाए। मैनेजर ने उसी वक्त काउंटर क्लर्कों को इस बात से आगाह कर दिया और मुझे इत्मीनान दिलाया कि ऐसा ही होगा। बहरहाल ये एक बेज़ाब्ता कार्रवाई थी। इमरान ने कहा, यकीनन आप खुद सोचिए, अगर वो किसी दूसरी औरत के चक्कर में पड़कर उसे छोड़ गया है तो कानून भला इस सिलसिले में क्या कर सकेगा। लिहाजा रिपोर्ट तो लिखी नहीं जा सकती थी। बहरहाल मकसद उसे ढूंढ निकालना था, जिसका वादा मैंने ग्रुट रोड से कर लिया था। तो वो परसों पहली बार तुम्हें नजर आई थी? नहीं, वैसे तो रोज ही देखता था। राना फिर डिटाई से हंसकर बोला, परसों पहली बार गुफ्तगू की नौबत आई थी।